पेप्टिक अल्सर जो रहता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एनी लोकलाइज्ड इरोजन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ गैस्ट्रिक जूस। जो स्टमक, ये तो सबको मालूम है कि गैस्ट्रिक जूस जो रहता है, मतलब स्टमक का जो जूस है वो एसिडिक नेचर का रहता है, और वो एसिडिक नेचर का जो जूस है उसके कारण जब एलिमेंट्री कैनाल की जो ट्रैक्ट है उसमें उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जब किसी भी तरह का कहना चाहिए इरोजन, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, जैसे कटाव हो गया या घाव हो गया, तो वो जो कंडीशन है वो कहलाती है पेप्टिक अल्सर। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि पेप्टिक अल्सर जो गैस्ट्रिक जूस है उसके कारण एलिमेंट्री कैनाल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें किसी तरह का घाव होना वो पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ये जो पेप्टिक अल्सर रहता है, अल्सर का वैसे मीनिंग रहता है छाले, और पेप्टिक अल्सर जो नाम दिया हुआ है, ये नाम जनरली इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो अल्सर्स है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पर ज़्यादा करके होते हैं, तो ड्यूओडेनम और स्टमक में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसोफेगस और जेजुनम में भी हो सकते हैं। तो जनरली क्या रहता है कि ये जो ड्यूओडेनम है उसके लिए जो अल्सर्स होते हैं, छाले होते हैं, उसको ड्यूओडेनल अल्सर कहते हैं। स्टमक में जो होते हैं उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। तो इन दोनों का मतलब ओवरऑल किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी भाग में जब अल्सर्स हो जाए तो उनके लिए कॉमन टर्म जो है वो है पेप्टिक अल्सर। तो इस तरह से पेप्टिक अल्सर एलिमेंट्री कैनाल में होने वाले अल्सर्स हैं, और उनका कारण है गैस्ट्रिक जूस, जिसकी एसिडिटी जो रहती है उसमें एसिड पाया जाता है, और वो एसिड उस म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करके उसमें छाले प्रोड्यूस कर देती है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली क्यों नहीं होता अल्सर। तो इसका कारण क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, और वो स्ट्रांग होने के कारण ही इतना कंसनट्रेटेड एसिड और बाइल जब स्टमक में होता है फिर भी अल्सर हमको नॉर्मली होते नहीं हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इसमें जो खास 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, एक है म्यूकस, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और तीसरा है यूरोगेस्ट्रॉन। अब ये जो म्यूकस रहता है ये क्या करता है, तो फिजिकल कांटेक्ट को भी रोकता है, क्योंकि म्यूकस जो रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से ही सिक्रेटेड विस्कस सिक्रीशन है। और ये जो म्यूकस रहता है ये कैसा रहता है, चिपचिपा रहता है, और कोई भी जो अफेक्ट करने वाला जो भी इरिटेंट है उसको वो एक तरह से बाहर निकालने का काम करता है। तो फिजिकली भी वो करता है और केमिकली भी करता है। तो इस तरह से म्यूकस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बताया मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी आपको मालूम होगा कि जो फैट्स हैं उसी से ये तैयार होने वाला है, फैटी एसिड से होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है कि एक तो काम करता है कि टॉक्सिक जो भी मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है, और दूसरा जो भी अफेक्टेड सेल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट कर देता है। तो इस तरह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी बहुत अच्छी तरह से अल्सर्स होने को, या कह सकते हैं अपन म्यूकस मेम्ब्रेन की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तीसरा जो चीज़ मैंने बताई वो है यूरोगेस्ट्रॉन। ये जो यूरोगेस्ट्रॉन है ये भी सिक्रीट होता रहता है, और इसके कारण एक तो जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है उसको वो कम कर देता है। तो जब सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एसिड है उसका अफेक्ट जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर बुरा हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, और सेल्स का जो अफेक्टेड सेल्स हैं उसका रीजनरेशन भी ये करता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों का को यदि अपन देखें तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में ये चारों तरह की काम उन्होंने किया। म्यूकस ने भी किया, फिर बाइकार्बोनेट्स का प्रोडक्शन भी हो जाता है उसके कारण। बाइकार्बोनेट्स मतलब जो एसिडिटी को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। इसके अलावा ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है, ताकि क्या होगा कि जो एक्सेस एसिड है उसका भी रिमूवल हो जाएगा, और रिन्यूअल ऑफ न्यू एपिथेलियल सेल्स,
तो इस तरह से ये तीनों के कारण ये सब चीज़ें हो जाती हैं और अपने आप ही नॉर्मली कोई भी जो पर्सन है, मतलब जिसकी हेल्थ अच्छी है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उनको अल्सर्स नहीं होते हैं। लेकिन कई इसकी जो यदि अपन पैथोफिजियोलॉजी देखें तो ये अल्सर्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अल्सर्स? तो उसका मेन कारण यही रहता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है उसके ऊपर एसिड का अटैक हुआ, उसके अटैक होने के कारण जो उसके नीचे की सब म्यूकोजा और उसी के नीचे मस्कुलरिस भी रहती है, तो वहाँ तक अफेक्ट हो जाता है और उसका अफेक्ट होने के कारण बॉडी स्टमक के अंदर या कह सकते हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अल्सर्स हो जाते हैं। इसका एक फिगर है वो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसका अल्सर्स का जो डायग्राम ये दिखाया हुआ है, इसमें इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि ये जो अल्सर्स हैं ये स्टमक है और इसमें ये छाला हुआ है अल्सर, और ये जो अल्सर हुआ है इसको अपन देखें तो इसकी जो लेयर्स हैं ये यहाँ पर बताई हुई है, ये अल्सर बढ़ते बढ़ते मस्कुलरिस तक पहुँच चुका है। तो इस तरह से ये अल्सर प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में, ड्यूोडेनम में, जेजुनम में भी हो सकता है, इसोफेगस में भी हो सकता है। जहाँ जहाँ इस एसिड का कांटेक्ट होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन अनहेल्दी हो जाएगी वहाँ पर ये अल्सर देखा जाता है। अब आता है कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स में यदि अपन देखें तो इसमें सबसे पहला तो ये होता है कि इपीगैस्ट्रिक पेन। इपीगैस्ट्रिक पेन का मतलब है कि जो स्टमक है उस साइड, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो पेट है वहाँ पर पेन होता है गैस्ट्रिक एरिया में। हार्ट बर्न भी अपन देखते हैं, जलन होना, वो भी इसी के कारण होती है। और ये जो हार्ट बर्न होती है या जो पेन होता है वो हमेशा खाली पेट में होता है, मतलब खाना खाने के 1-2 घंटे बाद, या कह सकते हैं कि जो भी खाना खा रहे हैं 2 खाने इसके बीच में ये देखा जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस समय फूड नहीं है, तो जो एसिड सिक्रेटेड होगा वो किसको अटैक करेगा? तो म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसलिए ये पेन इसमें देखा जाता है क्योंकि नर्व्स जो है वो एक्सपोज हो चुकी हैं और एक्सपोज होने के कारण ही उसमें जलन देखी जाती है। दूसरी जो चीज़ देखी जाती है, डिस्कम्फर्ट भी होता है पर्सन को और फ्लैटुलेंस, मतलब गैसेस भी हो जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती है। इसके अलावा पेट फूला हुआ सा हो जाता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। अब ये कंडीशंस होती है, इसलिए जो नॉर्मली जो पर्सन रहता है ना, उसका खाने पीने का जो प्रॉब्लम है वो देखा जाता है, ज़्यादा अच्छे से खाया नहीं जाता और इसीलिए उसका वेट लॉस भी देखा जाता है। ये सिम्टम्स भी हैं उसके कारण भी। फिर उसी के कारण डेफिशिएंसी ऑफ आयरन भी हो जाती है, एनीमिक हो जाता है पर्सन जनरली। फीलिंग ऑफ सिकनेस उसमें आ जाती है। इसके अलावा जब अल्सर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये सिम्टम देखा जाता है जिसको कहते हैं हीमेटेमेसिस। इसका मतलब रहता है कि वोमिटिंग होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है तो कई बार नौशिया वोमिटिंग होता है। तो ये नॉर्मल इसमें वोमिटिंग हुआ तो इतना प्रॉब्लम नहीं, पर ये वाला जो हीमेटेमेसिस है इसमें ब्लड भी साथ में वोमिटिंग के आता है और उसी तरह से जो अल्सर्स हैं वो फट जाते हैं अंदर और इसके कारण ही ये वोमिटिंग ब्लड में, वोमिटिंग के साथ ब्लड होता है। तो स्टूल में भी फिर ब्लड आ जाता है और उसका वो सिम्टम जो रहता है वो कहलाता है मेलेना। तो ये दोनों कंडीशन सीवियर कंडीशंस में देखी जाती है। अब आता है कि ये जो अल्सर्स हैं इसकी इटियोलॉजी को यदि अपन ध्यान दें कि क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें हैं जिसके कारण कि अल्सर देखा जाता है, तो उसमें इटियोलॉजी में सबसे पहला तो होता है मेडिकेशन। कि कई बार लोगों को पेन होता रहता है और उसके कारण एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या अदर जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, इसलिए हो सकता है। दूसरा जो मेन कारण है इसका वो है हेलिकोबैक्टर पायरोली का इन्फेक्शन। ये बहुत कॉमन है और इसके कारण भी कई बार अल्सर्स हो जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो स्ट्रेस। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसके कारण भी ब्लड जो वेजल्स हैं वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती और म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है वो इसीलिए अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और इसके कारण भी ये कंडीशन देखी जाती है। फिर है गैस्ट्राइटिस। हम लोगों ने गैस्ट्राइटिस पढ़ा है तो उसके कारण भी ये देखा जाता है। मतलब फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है पोटेंशियली इरिटेंट सब्सटेंसेस।
कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है कैफिनेटेड बेवरेजेस, जिसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा है। आप लोग सब जानते हैं कि टी, कॉफ़ी, कोको ज़्यादा अमाउंट में यदि कोई पर्सन खाता है तब उसमें देखा जाता है। उसी तरह से कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस हैं वो भी एक इरिटेंट है। अल्कोहल, निकोटीन, तंबाकू या सिगरेट, चिलीज़, जो मिर्च मसाले हैं, उनके कारण भी इरिटेशन प्रोड्यूस होता है और उसके कारण भी ये चीज़ देखी जाती है। तो ये इरिटेंट्स इसमें बहुत रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स तो है ही, पर रिस्क फैक्टर्स भी कुछ रहते हैं। उसमें आता है ये हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर्स, तो बहुत सारी फैमिली हिस्ट्री रहती है तो उनके इसमें जनरल ही ये देखा जाता है। उसी तरह से सेक्स मेल्स में ज़्यादा होता है। एज भी एक रिलेटेड फैक्टर है और ये देखा गया है कि 20 साल से लेकर 40 साल 20 to 40 ईयर्स ये इसके लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं अल्सर्स के लिए। और उसका कारण जनरली ये कहा जाता है कि स्ट्रेस उस समय ज़्यादा रहता है पीक पे, और इसलिए शायद ये 20 to 40 ईयर्स है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप में जिनका ओ रहता है उनको भी अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा एक पर्सनालिटी भी है कि जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन्स रहते हैं उनमें भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है। अब इसके बाद आता है इनका डाइटरी मैनेजमेंट। ये जो डाइटरी मैनेजमेंट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं खास वो है कि रिकवरी को सपोर्ट रिकवरी, कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, ये रहता है। उसको सपोर्ट करने के लिए डाइट देना चाहिए। और टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको भी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पर्सन रहते हैं उनमें जनरली एनीमिक और अंडरवेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अब इनका जो डाइटरी प्रिंसिपल है वो उसी के अकॉर्डिंग है कि एडिक्वेट कैलोरीज देना चाहिए उनको। यदि बॉडी वेट कम है तो उनका बॉडी वेट इंक्रीज़ करने के लिए नॉर्मल प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का क्या है कि वैसे तो हीलिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन के दो तरह से, मतलब एक हीलिंग भी करता है और बफरिंग भी करता है। बफरिंग मतलब तो आप जानते होंगे कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली जो प्रॉपर्टी वो भी प्रोटीन में रहती है। लेकिन एक नुकसान क्या रहता है प्रोटीन का, तो वो ये है कि जब प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है डाइट में तो ऑटोमेटिकली जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, मतलब एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या है इरिटेंट की तरह कार्य कर सकता है। इसलिए पहले हाई प्रोटीन कहा जाता था, आजकल नॉर्मल प्रोटीन कहते हैं, और कि नॉर्मल अमाउंट में ही प्रोटीन दो, उसकी जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन देना चाहिए ताकि उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो सके। फिर आता है फैट, तो नॉर्मल फैट देना चाहिए नॉर्मल अमाउंट में, मतलब टोटल 30% ऑफ द टोटल फैट। लेकिन जो भी फैट होगा वो MCT वाला होना चाहिए, मतलब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड वाला फैट जो है वो देना चाहिए, जिसमें N3 N6 भी ज़्यादा अमाउंट में हो, मतलब वो फैटी एसिड कंटेनिंग, जिससे कि हीलिंग जल्दी हो। और MCT का आप लोगों को इतने दिनों से बता ही रही हूँ मैं कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी तुरंत हो जाता है, डाइजेशन पर भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए वो हीलिंग के लिए भी फ़ायदेमंद है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी नॉर्मल अमाउंट में देना चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हार्ड जो फाइबर है, कोर्स जो फाइबर कंटेंट है वो नहीं हो, पर सॉल्युबल फाइबर्स इसमें सफिशिएंट अमाउंट में हो। और वैसे भी नॉर्मल अमाउंट में ही कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि यदि फाइबर, पहले डाइट प्रिंसिपल ये था कि लो फाइबर डाइट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम देखी गई और उसके बाद ये रिसर्चेस से पता चला कि नॉर्मल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो और साथ में नॉर्मल अमाउंट में फाइबर भी हो उसमें। फिर हाई अमाउंट में आयरन होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए और विटामिन सी होना चाहिए। आयरन तो एनीमिया को भी दूर करेगा, ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन करेगा, ब्लड मतलब कंसंट्रेशन भी प्रॉपर रहेगा, हीलिंग प्रॉपर हो पाएगी। विटामिन ए और सी ये भी क्या है, हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसलिए इनका भी अमाउंट ज़्यादा हो। तो 10% ऑफ द टोटल जो भी उनकी नॉर्मल अलाउंस है उससे ज़्यादा ये देना चाहिए। इसमें जो फूड्स अवॉइडेड है वो स्पाइसी, फ्राइड, गैस प्रोड्यूसिंग, कोर्स फाइबर, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, निकोटीन, ये सब अवॉइड करना चाहिए। फूड परमिटेड में मिल्क है, क्रीम है, बटर है, ऑलिव ऑयल है,
ये और इससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपन दे सकते हैं। और उसमें क्योंकि ये जो है मिल्क पर्टिकुलरली ये क्या होता है ऐसा है कि न्यूट्रलाइज कर देता है वो एसिड को, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड। तो टोटल 6 फीड्स होना चाहिए, 3 मेजर और 3 सप्लीमेंट्री। अच्छा, ये जो पेप्टिक अल्सर है उसमें कई बार क्या हो जाता है कि एक्यूट कंडीशन रहती है, मतलब एकदम से पता चलता है कि पेप्टिक अल्सर हुआ है और सीवियर पेन होने लग जाता है। तो ऐसे समय में नेचुरल है कि वो जो पेशेंट रहता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, तो उसको उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। मतलब ये कि उस समय उसको लिक्विड फूड और वो भी पर्टिकुलरली मिल्क और क्रीम वाली फीड्स जनरली दी जाती है और सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। और जब वो हीलिंग, क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर भी क्या है ठीक होने में टाइम लगता है, इसलिए ये एक तरह से क्रॉनिक डिसीज़ है। तो क्रॉनिक डिसीज़ होने के कारण इसमें ब्लैंड डाइट या रेगुलर डाइट दिया जाता है। ब्लैंड डाइट पहले ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, आजकल रेगुलर डाइट ही, लेकिन जो नॉन इरिटेंट है उसमें वो देना चाहिए। ब्लैंड डाइट तो आप लोग सब बता चुकी हूँ मैं कि केमिकली, मैकेनिकली और थर्मली जो इरिटेंट नहीं है ऐसा डाइट, मतलब हाई फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो, कोर्स फाइबर्स नहीं हो, तो मैकेनिकली वो सॉफ्ट हो जाएगा। थर्मली मतलब टू मच कोल्ड टू मच हॉट वैसा चीज़ नहीं हो। फिर केमिकली का मतलब है कि जो इरिटेंट्स हैं जैसे स्पाइसेस हैं, चिलीज़ हैं, ये सब चीज़ें ये जो यहाँ पे अवॉइडेड फूड है वो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डाइट जो रहेगा वो ओवर रहेगा। तो इस तरह से ऐसा इजी टू डाइजेस्ट वाला डाइट इसमें दिया जाता है। अब ये जो पेप्टिक अल्सर है इसके लिए एक और पिक्चर में दिखाती हूँ आप लोगों को, उससे भी आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसा इसका डाइट है और कैसा इसका पूरा ओवरऑल इसमें आप लोग देखिए ये कॉजेज, पेप्टिक अल्सर के कॉजेज दिखाए हैं कि ये एस्प्रीन, हेलिकोबैक्टर पायरोली का इन्फेक्शन, स्ट्रेस और गैस्ट्राइटिस, ये 4 मेन कारण हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी में दिखाया है इसमें दिख रहा है कि ये इरोजन थ्रू मस्कुलरिस म्यूकोसा इनटू सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया, मतलब इस तरह से ये जो लेयर्स हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं इसमें, ये इन चारों फैक्टर्स के कारण या और भी जो दूसरे इरिटेंट्स हैं उनके कारण, और उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, ट्रीटमेंट में अपन देखें कि क्या ट्रीटमेंट इसको दिया जाए, तो 3 इसके खास हैं। एक है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा बिहेवियरल मैनेजमेंट और तीसरा है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। अब ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें तो जो ड्रग्स हैं वो सब बताई हुई है कि कौन कौन सी ड्रग्स इसमें देना चाहिए। फिर बिहेवियरल मैनेजमेंट में कि किस तरह से उनको रहना चाहिए, तो अवॉइड टोबैको प्रोडक्ट्स। फिर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में डिक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल दिया है। ये अल्कोहल इसलिए उन्होंने मेंशन किया क्योंकि ये फॉरेन की जो बुक है महान वाली जो मैंने आप लोगों को भेजी उसमें है ये पिक्चर, उसमें से आप लोग देख सकते हो। क्योंकि वहाँ का क्या है, क्लाइमेट भी चेंज रहता है और वहाँ की फूड हैबिट्स भी चेंज रहती है, इसलिए इसमें ऐसा दिया हुआ है। फिर ये चीज़ें अवॉइड करने को दी है, ये भी सब अवॉइड करने को दी है। और जो इंक्रीज करने को दिया है वो है इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ N3 N6 फैटी एसिड विच में है प्रोटेक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इससे प्रोस्टाग्लैंडिन का भी फॉर्मेशन देखा जाता है। और गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस हेल्प्स डिक्रीज H पाइलोरी, तो नेचुरली अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा और हेल्दी रहेगी म्यूकोस मेम्ब्रेन। तो इस तरह से ये फिगर दी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं इसको वापस से। तो इस तरह से ये पेप्टिक अल्सर के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ अपना लेक्चर जो था वो कंप्लीट हुआ।